So hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next topic of electrostatics. So this is our third lecture of electrostatics. So most welcome in my class. So चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. आई होप आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर अटेंड किए होंगे, काफ़ी इंजॉय भी किया होगा. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हमारी +2 क्लास. कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें. फॉर एग्जांपल जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि आप लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. चलिए जी, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं लाइक अजय पाल है, मनदीप है, इनको कुछ प्रॉब्लम आई है के की वैल्यू सॉल्व करने में. सो सिमिलरली इन बच्चों ने कमेंट पोस्ट किया है. सो इट्स रियली थैंकफुल टू बोथ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन. सिमिलरली बेटा बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करो कि कमेंट सेक्शन में आपको लेक्चर किस तरीके का लगा, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर जब आपने लेक्चर सुना सुनते सुनते आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि मैं आपकी नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में या जो भी इसके बाद लेक्चर होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकूं. फॉर एग्जांपल सेकेंड लेक्चर के अंदर जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई कि के की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की गई. सो किस तरीके से करना है, हमें पता है कि फोर्स किसके इक्वल था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये हमारी थी कूलम फोर्स. ठीक है जी, अगर आपने लेक्चर पहले 2 लेक्चर बेटा सुने हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमने कूलम फोर्स ड्राइव करी. कूलम फोर्स का आंसर क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. Now we have to find the standard value of 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसे हम K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट भी बोलते हैं. ठीक है जी, लिख लो कि ये K क्या है, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ठीक है जी. सो चलिए इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं. बहुत ईजी है. सो पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई पाई इज 3.14 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट. अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12. क्लियर हो गया जी. यहाँ तक आई थिंक आप सबको क्लियर होगा, आप लोगों ने वैल्यूज भी पुट करी होंगी. सो ये आंसर आपका आ गया. अब अपना कैलकुलेटर उठाएं क्योंकि पंजाब बोर्ड के अंदर बेटा कैलकुलेटर्स अलाउड हैं, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर सकते हैं. सो चलिए कैलकुलेटर उठाएं और उसे मल्टीप्लाई करें. 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 8.854. जब इन तीनों टर्म्स को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0.00899 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12. यहाँ तक सबका आंसर आ गया बेटा. प्लीज अपना टर्म नोट डाउन करें. सॉरी, दिस इज 1 पॉइंट, सॉरी इट्स 111.20. सॉरी इट्स बाय मिस्टेक. ठीक है, ये आ गया आपका आंसर. डन. अब कैलकुलेटर उठाएं और 1 को डिवाइड करें इस पूरी टर्म के साथ. 1 को डिवाइड करें 111.20 के साथ. उठाइए, चलिए जल्दी जल्दी से बेटा अपना आंसर है वो सॉल्व करें. स्टेप बाय स्टेप आप खुद करेंगे तभी आपको कैलकुलेशन क्लियर होगी. अगर आप कैलकुलेशन खुद नहीं करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा. सो चलिए, अगर देखा जाए तो ज़िंदगी आपके हाथ में है, अगर नहीं देखा जाए तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं है. सो अगर आप लोगों को कोई भी कैलकुलेशन कुछ भी डिफ़िकल्ट, आपका माइंड ने बोल दिया कि बेटा ये डिफ़िकल्ट है, तो डेफिनेटली बेटा फिजिक्स बहुत डिफ़िकल्ट है. अगर आपके माइंड ने बोल दिया कि इतना इजी सब्जेक्ट, क्या बात है, हम लोग इजी से इजीली करेंगे, देन बेटा बहुत इजीली आपकी फिजिक्स हो जाएगी. सो बी रिलैक्स, अपने माइंड की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखें और जितनी भी नॉलेज आपके अंदर आ सकती है आप लोग उसे खुले दरवाजे खुले मन के साथ एक्सेप्ट करें. सो चलिए 1 को डिवाइड करें 111.20 के साथ. आप लोगों के पास जो टर्म आएगी दैट इज 0.00899 मल्टीप्लाई पर. अब ध्यान से देखो, अगर डिवाइडेड बाय नीचे टर्म क्या है -12, जैसे ही इसे ऊपर लेकर जाएंगे क्या होगा, आपकी जो टर्म है वो नेगेटिव से क्या बन जाएगी, पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव होती देन बनेगी नेगेटिव. अगर नीचे नेगेटिव है -12 है, ऊपर जाएगी क्या बन जाएगी +12. आई थिंक यहाँ तक
सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे टर्म आई है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स को शिफ्ट करना है। पॉइंट्स कैसे शिफ्ट करेंगे, क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 9 ने इसको कैरी दिया बन गया 10, 10 ने इसको कैरी दिया बन गया 9। अब क्या होगा, वी गेट 0.0090 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12। यहां तक सबको क्लियर है? चलो जी क्लियर है। अब पॉइंट शिफ्ट करेंगे, कितने पॉइंट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3, क्योंकि 9 के बाद हमें पॉइंट्स चाहिए। सो क्या आएगा 9.0, के की वैल्यू कितनी आई 9.0, कितने डेसिमल हमने शिफ्ट करे 1 2 3। अगर आप पॉइंट्स को शिफ्ट करेंगे 12 में से सेम उतने नंबर्स आप लोग माइनस कर दो, 12 माइनस 3 कितना आएगा 9.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अगर आप इसे 9.0 की बजाय सिर्फ 9 भी लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास k की या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आई 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9। अब इसके यूनिट्स, एक और स्टूडेंट है जिसने कमेंट में लिखा है, आई थिंक अजय पाल ही है, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो इसके एप्सिलॉन नॉट के आपने यूनिट्स करवाए वो कुछ और हैं और जो k की यूनिट्स करवाई उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। सो चलिए ये भी डिस्कस करते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इन चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि इसके डिमेंशन फॉर्मूला क्या है, इसका डिमेंशन फॉर्मूला क्या है। इट्स वेरी गुड कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। अगर आप इतना ब्रीफली पढ़ोगे ना कि कौन सी टर्म कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये टर्म इस तरीके ऐसी थी अब ये ऐसी क्यों बन गई, ऐसी थी तो ऐसी क्यों बन गई, अगर आप बहुत क्लियरली पढ़ेंगे डेफिनेटली बेटा जो MCQs होते हैं ना, MCQs आपके कॉन्सेप्ट बेस हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे डेफिनेटली आपके MCQs मिनटों में होंगे। चलिए एप्सिलॉन नॉट का डिमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज c² पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये किसका डिमेंशन फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट का। इसे जल्दी से नोट डाउन करें बेटा। हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या है 8.854 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हो गया, यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। अब जब इसकी वैल्यू पुट करिए, वैल्यू क्या है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डिवाइडेड बाई दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया। इसका मतलब जब इस टर्म को ऊपर लेकर जाओगे तो आपके जो पावर्स हैं उसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो गया मतलब कि क्या आएगा, अब जो हमारा कांस्टेंट k आया, हमारी इस पूरे टर्म की जो वैल्यू आई k, वो क्या होगी, इसके यूनिट्स ऊपर जाएंगे, दैट इज पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इसके जो यूनिट्स हैं दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई होप आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय में है, जब डिवाइड से ऊपर जाएगा उसकी जितनी भी पावर्स हैं उनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। चाहे आप इसको कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस फॉर्म में लिखें, चाहे न्यूटन मीटर को पहले लिखे दें। ठीक है जी। सो ये आ गए बेटा आपके k के यूनिट्स। हो गया जी, ये बात हो गई बेटे क्लियर। ये बेटा जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, दिस इज द प्रॉब्लम इन अ प्रीवियस लेक्चर। जो आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम्स आई वो हमने डिस्कस करी इस लेक्चर के बीच में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लग रहा होगा। अगर क्लियरली समझ लग रहा है बेटा, चैनल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप चैनल को सपोर्ट करें, जितना मैक्सिमम लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगेंगे, सो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। ठीक है। सेकेंडली, आप वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि चैनल उतना ही आप लोगों को हेल्प दे सके जितना आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इवन जो वीक स्टूडेंट हैं वो इस टॉपिक को स्किप कर जा सकते हैं। सो बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि जितने भी आपके चार्जेस हैं उनका एडअप करना या
किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस का इफेक्ट फाइंड आउट करना, सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोज करना, किसी चीज को एड अप करना। सो ध्यान से देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज टू कैलकुलेट किया जाता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q1। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, आपने शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखना, आपने फुल फॉर्म में लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q1। आप अपने पास कोई भी चार्ज ले लो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चार्ज Q1, ये आपके पास कौन सा चार्ज है? Q1। ड्यू टू Q1, Q2, Q3, Qn अप टू सो ऑन, कोई भी चार्ज का इस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर हम लोगों ने इफेक्ट देखना है। मान लीजिए मेरे पास इतना बड़ा स्पेस है, यहाँ पर मैंने ये जो चार्ज लिया है, दिस इज अ Q1 चार्ज। अब इस चार्ज के ऊपर बाकी इधर उधर जितने भी चार्जेस हैं उन सब का हम लोग ने इफेक्ट या फोर्स फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर एक चार्ज के ऊपर बाकी कितने चार्जेस अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Q1 चार्ज है, आपके बुक के अकॉर्डिंगली यहाँ पे Q1 हो सकता है, Q0 हो सकता है, Q0 के ऊपर बाकी सारे चार्जेस का इफेक्ट। आप कोई भी चार्ज ले लो, ठीक है, मान लो दिस इज Q1, यहाँ पे जो चार्ज है दैट इज Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3, ये वाला चार्ज Q4। मान लीजिए मैं Q4 के ऊपर चेक करना चाहती हूँ, सो Q4 पे इफेक्ट होगा Q1 का, Q2 का, Q3, Q4 अप टू सो ऑन। इसका मतलब इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वैल्यू कि आपने Q1 ही लेना है, आप कोई भी चार्ज ले सकते हो, Q0 ले सकते हो, Q1, Q2, Q3, जितने भी आपके पास चार्जेस अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी चार्ज जो आप लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए Q1 चार्ज लिया, इसका मतलब अलग अलग तरह के फोर्सेस इस पे होंगे। सो कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं? Q2 की वजह से इस पे कोई ना कोई फोर्स होगा, सिमिलरली Q3 की वजह से इस पे कोई ना कोई फोर्स होगा, Q4 और स्पेस में कहीं पे भी हो सकते हैं। सो आप लोग कहीं पे भी चार्जेस बना सकते हैं एज योर विश। जरूरी नहीं है जिस तरीके की डायग्राम मैंने बनाई है ऐसी ही बनानी है, बहुत सी बुक्स में आपको इस तरीके की डायग्राम मिलेगी कि यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा है Q1, सो Q2 का फोर्स फाइंड आउट करेंगे, Q3 का, सो इस तरीके की कुछ आप लोगों को जो डायग्राम मिल जाएगी। सो हम लोग इजी डायग्राम समझेंगे। इस डायग्राम में बहुत से स्टूडेंट्स XY के चक्कर में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों डायग्राम ऐसी बनानी है। सो चलो हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। सो इस तरीके से मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर आप लोगों ने क्या करना है? फोर्स फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, Q1 ने Q2 के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया, कौन सा फोर्स होगा? QF। किसने अप्लाई किया? फर्स्ट ने किस पर किया? 2 पर। सो 1 2, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग फोर्सेस जो हैं वो लिख सकते हैं। इस तरफ जो फोर्स होगा दैट इज F13, यहाँ पे जो फोर्स होगा दिस इज 16, यहाँ पर जो फोर्स होगा 15 अप टू एंड तक जाएगा, सो F1N। क्लियर हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 6 तक बनाया, आप लोग 4 भी बना सकते हो, 4 से 5 बना सकते हो, एज योर विश, जितना आप बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। गिवन चार्ज इस टाइम आपके पास क्या है? Q1 इन द वेक्टर सम। वेक्टर सम मतलब, वेक्टर मतलब जिसका भी जो भी फोर्सेस हम लोग ऐड करेंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे? वेक्टर। व्हाट दिस वेक्टर शोज? जल्दी से बताएं ये वेक्टर क्या शो करेगा? वेक्टर मीन्स ये डायरेक्शन भी बताएगा और मैग्नीट्यूड भी बताएगा। वेक्टर का मतलब ही ये है कि हम लोग वेक्टर की फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक मैग्नीट्यूड की और सेकेंड वन इज अ डायरेक्शन की। सो चलिए, वेक्टर सम है द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू द अदर चार्जेस। बाकी चार्जेस के की वजह से इस पर्टिकुलर गिवन चार्ज के ऊपर कितना वेक्टर सम फोर्स लगा, कितना टोटल फोर्स लगा, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो चलिए, अगर आपको डायग्राम समझ लग गई, डेफिनेशन समझ लग गई, मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा से समझेंगे क्या है। हमारे पास बहुत से चार्जेस हैं, एक पर्टिकुलर चार्ज उठाएं, उस पर बाकी सारे चार्जेस का क्या फोर्स होगा, पर्टिकुलर कितना फोर्स लगेगा, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम लोग फोर्स पढ़ेंगे फर्स्ट की वजह से, 2 की वजह से फर्स्ट पर कितना चार्ज होगा। सो बाकी रब कर दो,
ठीक है जी, चलिए। सो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने क्या लिखना है, फोर्स अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा, सारी फोर्सेस को ऐड करें, वेक्टर सम करें, इसका मतलब F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू हमारे पास कितनी फोर्सेस हैं, Fn फोर्सेस। मतलब सारी फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। F12, F13, F16, F15, F14, जितने भी फोर्सेस हैं आपके पास, सारी फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, ऐड, वेक्टर सम कर दिया। चलिए अब हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फोर्स किस तरीके से फाइंड आउट करना है, यहां पे एक लाइन लिख लो, लेट R21 cap, R31 cap and Rn cap are the unit vectors of charges Q2 to Q1, Q3 to Q1 and Qn to Q1 respectively। ठीक है जी, हमें पता है कि अगर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है तो उसके कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, कोई ना कोई आर वेक्टर उसका होगा, सो पोजीशन वेक्टर उसका कोई ना कोई होगा। सो चलिए सबसे पहले लिखेंगे F12। F12 फोर्स फाइंड आउट करना है, किस तरीके से फोर्स पता करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ अ फोर्स। कूलम फोर्स का आंसर आया। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज 2 1, उल्टा होगा, इसके पैर में भी 2 1 डालिए। क्लियर हो गया जी ये वाली चीज। ठीक है, सिमिलरली F13 फाइंड आउट करें। F13 कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब हमारे पास Q1 है और सेकेंड चार्ज कौन सा है, Q3। सो Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R, उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 1 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 1 स्क्वायर R31 कैप अप टू सो ऑन। कहाँ तक लिखना है, Fn वेक्टर तक। सो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn डिवाइडेड बाय R N1 स्क्वायर R N1 कैप। ठीक है जी, इतनी फोर्सेस हम लोगों ने सारी जितनी भी फोर्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं कर लो। F12, F13, F14, F15 अप टू सो ऑन, जितने भी आप मैक्सिमम फोर्सेस ऐड कर सकते हैं ऐड करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोर्सेस है। कितनी फोर्सेस आप लोग मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं, सो डॉटेड लगाकर लिख दो सो ऑन F1n तक हम लोगों ने जब इसे सॉल्व किया तो ये टर्म हमारे पास आ गई। ठीक है जी, चलिए पुट दिस ऑल टर्म्स इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे देन क्या होगा, वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करें। आपके पास क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F13 मतलब कि Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R31 होल स्क्वायर R31 कैप प्लस लास्ट टर्म क्या है, n वाली टर्म, डॉटेड लगाकर लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn डिवाइडेड बाय Rn1 स्क्वायर Rn1 कैप। ठीक है जी, सो ये हो गया आपकी जनरल फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड है, मैं ब्लैक बोर्ड की वजह से यहाँ से रब कर रही हूँ, आप लोग कॉपी पे अलग से लिखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हर टर्म के बीच में था, सो क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आप इस पूरे टर्म को जनरल फॉर्म में लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ वेक्टर का आंसर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन मीन्स सारी जितनी भी टर्म्स है सबको हम लोगों ने एड अप कर दिया, सम कर दिया। सो सम कहाँ से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, 1 से लेकर n तक। सो Q कहाँ से स्टार्ट करी, 1 से, सो Q1
Q1 Q1, सो Q1 की जगह पर क्या लिख दिया Q1, Q2 है यहाँ पे Q3 Q4, सो यहाँ से हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, QI या N ही लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय I, चलिए आप N ही लिखें, ठीक है, 2 से लेके N तक की वैल्यू है Q1 Qn R N1 स्क्वायर R N1 कैप। अब देखो जहां पे भी समीशन लग जाएगा, अगर आप 2 पुट करोगे, Q1 N की जगह पर क्या पुट करेंगे 2, R21 R21 आगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब 3 पुट करो, 2 से लेकर N तक कोई भी टर्म पुट कर सकते हो, आपकी ये वाली सारी टर्म्स बन जाएगी। अब 3 पुट करें, जब 3 पुट करेंगे Q1 Q3 Q1 Q3 QR31 R31 बन रही है टर्म R31। सिमिलरली 4 5 6 कुछ भी पुट करें, आपकी सारी की सारी टर्म्स बन जाएंगी। क्लियर हो गया? सो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, विच इज़ वेरी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आप लोगों को इन फ्यूचर आप काम आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपके एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बेसिक। सिर्फ बेसिक अगर पढ़ना हो तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप लोग बोलें कि ये टॉपिक जो अब करने जा रहे हैं, ये टॉपिक कभी डायरेक्ट आए, नॉट पॉसिबल, 100% श्योर है कि डायरेक्ट कभी भी नहीं आएगा। सो टॉपिक इज कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहां पे लिखें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई चीज कॉन्टिन्यूअस है, क्या है चार्ज ने कॉन्टिन्यूअस होना है किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैल जाएगा, खिलर जाएगा कहीं पे पर्टिकुलर। अब चार्ज किस तरीके से फैल सकता है, इसके 3 अलग अलग पार्ट्स हैं। नंबर 1 इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 1 आपके पास क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड नंबर पे लीनियर चार्ज मतलब पर्टिकुलर कोई वायर है, अगर आप उस पर चार्ज देंगे तो इस तरीके से आपका जो चार्ज है पूरी वायर के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ आप डायग्राम बनाते जाएं। सेकेंड वन इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पर्टिकुलर किसी सरफेस के ऊपर कोई भी जो आपका चार्ज है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो। सो पर्टिकुलर किसी सरफेस के ऊपर आपका जो चार्ज है वो फैल गया। लास्ट वन इज अ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी की जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन लिखें, ज्यादा बेटर है, ठीक है। यहां पे भी डेंसिटी की जगह पर लिखे डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज, अब वॉल्यूम चार्ज मीन्स हैविंग 3 dimension डायग्राम। ये क्या है, दिस इज अ 1 dimension, दिस इज 2 dimension एंड दिस इज अ 3 dimension। क्लियर हो गया जी? सो ध्यान से समझो, मान लीजिए एक वायर है, इसके ऊपर चार्ज जा रहा है, दिस इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें आ जाए, पूरे इस तरीके का सरफेस है, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसकी हाइट भी काउंट करें, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ ऐड करें, दैट इज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो 3 तरीके से बेटा जो चार्ज है वो फैल सकता है। सो फर्स्ट नंबर पे डेफिनेशन जो है, आप लोग स्क्रीन के ऊपर आंसर देख सकते हैं। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड along a line, the charge distribution is called linear charge density. So linear charge density को किसके साथ लिखेंगे, लैम्डा के साथ। लैम्डा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय कितनी लेंथ है, L, ठीक है। Q लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर L। सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, when charge is distributed over a surface, the charge distribution is called surface charge density। और इसको किसके साथ लिखते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय एरिया। सो एरिया क्या है, A।
Last one is a volume charge distribution. Volume, when charge is distributed over a volume of an object, the charge distribution is called volume charge distribution and it is denoted by rho. So rho is equals to charge divided by volume. Volume क्या है आपका V. ठीक है जी, ये होगी बिल्कुल सिंपल सी टर्म. आप लोगों को ये वाले फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए. ठीक है, ये वाले फॉर्मूलेज आप लोग स्किप नहीं करना. यही जो क्वेश्चंस हैं इन फ्यूचर आप लोगों को काम आएंगे. हमारे जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है गॉस थ्योरम वाला, गॉस थ्योरम के अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है. अगर आपको इन सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोग गॉस थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे. ठीक है जी, अदरवाइज अगर ये बोले आप लोग डायरेक्ट आएगा, कभी डायरेक्ट नहीं आएगा. सो चलिए, कूलम मीन्स सॉरी, चार्ज के यूनिट्स क्या हैं? कूलम और लेंथ मीटर. सो यूनिट्स क्या आ गए? कूलम पर मीटर. अब इसके यूनिट्स निकालो. सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज के यूनिट्स क्या है? कूलम. एरिया, एरिया क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज मीटर स्क्वायर. सो कितना आ गया? कूलम पर मीटर स्क्वायर. लास्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चार्ज मीन्स कूलम, वॉल्यूम मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. इसका मतलब मीटर क्यूब. मीटर क्यूब को ऊपर लेके जाओ, पर मीटर क्यूब. सो दिस इज द फाइनल आंसर. डन. सो यहाँ तक हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसमें सिर्फ बेसिक नॉलेज है. ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर बहुत कम पूछा जाएगा. मान के चलिए कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे या नहीं नोट करेंगे, आप लोगों को फर्दर चैप्टर्स करने में प्रॉब्लम आएगी. आप इसे जस्ट एक बार अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन कर लो और इन फ्यूचर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है? Q ओवर L. ठीक है. सिग्मा क्या है? आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी. जब भी सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी आपको किस फॉर्म में लिखना है? सिग्मा की फॉर्म में. तो फॉर्मूला क्या है? Q डिवाइडेड बाई A. सो लास्ट वन इज अ रो. रो आपका क्या है? Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ठीक है जी, आज थोड़ी सी कैपेसिटी मेरी कम है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू लग रहा है. सो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में दे देना. सो ये रहे आपके डिमेंशंस, यूनिट फॉर्मूलाज, यूनिट्स. ठीक है. सो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा पूछ लेना. सो चलिए अब इस पूरे लेक्चर का क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मोस्टली नहीं पूछा जाएगा. सो आज के इस वीडियो के साथ आपको कोई भी टेस्ट नहीं मिलेगा. आज आप छुट्टी पे हैं, जस्ट लेक्चर सुनिए, समझिए, लिखिए. इसे दोबारा से लर्न करने की या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो. और आज कोई भी टेस्ट नहीं होगा. जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, मैक्सिमम शेयर कर दें. जितना शेयर करेंगे उतना आप अपनी हेल्प करेंगे, उतनी आप मेरी हेल्प करेंगे. जितना चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सपोर्ट करिए. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा. लिंक है गूगल फॉर्म का. गूगल फॉर्म के अंदर आप लोगों को +1 के अंदर कौन कौन सी दिक्कतें आई, आप लोगों ने क्या क्या फेस किया. कल भी ये फॉर्म प्रोवाइड किया गया था. काफ़ी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं. ऑलमोस्ट सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी सजेशन अभी तक नहीं मिली है. सो बेटा आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही. सिर्फ एक बच्चे ने ऐसा लिखा था, मैम प्लीज़ चेंज योर लैंग्वेज. सो पंजाबी में बोलिए, पंजाबी ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो क्योंकि बेटा अगर आप लोग पंजाबी में पढ़ना चाहते हैं तो पंजाबी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है. लास्ट ईयर के जो लेक्चर्स हैं वो सारे पंजाबी मीडियम के अंदर ही है. सो अगर आपको हिंदी में सुनने में या समझने में दिक्कत आ रही है तो आप लोग पंजाबी की जो लैंग्वेज है आप लोग वो भी सुन सकते हैं. वो लास्ट ईयर के वीडियोस अपलोडेड है. ठीक है जी. लेकिन आई विल ट्राई कि मैं अपनी हिंदी को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ ताकि सारी इंडिया के स्टूडेंट्स या आउट ऑफ इंडिया जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ सकें या आगे चैनल ग्रो कर सके. क्योंकि अगर मैं पंजाबी लैंग्वेज यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली पंजाब के अंदर ही रहूँगी, पंजाब के बाहर मुझे कोई नहीं जानेगा. सो अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आई विल ट्राई कि आई एम यूजिंग इंग्लिश एज वेल एज अ हिंदी लैंग्वेज. सो डायरेक्ट इंग्लिश तो नहीं यूज़ कर सकती आपकी वजह से कि बिल्कुल इंग्लिश भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी. सो हिंदी में लेक्चर हैं,
इसके अलावा यह मैं खुद अपने लिए कर रही हूँ कि मैं हिंदी लैंग्वेज यूज़ करूँ। सिर्फ एक ये सजेशन थी जो बच्चों ने मुझे दी कि मैम, सिर्फ एक स्टूडेंट ने कि मैम प्लीज़ चेंज योर लैंग्वेज। सो लैंग्वेज मैं चेंज नहीं करना चाहती। सो आई विल ट्राई कि मैं अपनी हिंदी थोड़ी सी इम्प्रूव करूँ या आपको हिंदी में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करवा पाऊँ। सो इसके अलावा आप लोग कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कोई वॉल्यूम, कोई साउंड की प्रॉब्लम है, आप लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत है, आप लोगों को टेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चलेगा, कुछ भी आप कमेंट करके कुछ भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप जो सजेशन देंगे वो मैं ही पढ़ूंगी, किसी और ने नहीं पढ़ना, मैं ही पढ़ूंगी। सो आप लोग कॉपरेट करें, अपनी बेस्ट सजेशंस दें, अपना जो भी आपको +1 के अंदर दिक्कत आई है या कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।